जानवर दमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। बस बस बैठ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑलराइट देवियों सज्जनों, देखिए केबीसी जूनियर्स में जैसे जैसे बच्चों से मुलाकात हो रही है और उनकी बातें समझ में आ रही हैं, वैसे वैसे ये सोच भी आ रही है कि हम जब इनकी उम्र के थे तो क्या कर रहे थे। तो भाई साहब, जिस जो पलटन है ऑटोमेटिक रोबोट बना रही है, कर रही है, उस उम्र में हम अपने गुसल खाने में ठंडे पानी में कितना गर्म पानी मिलाया जाए ताकि उसका क्लाइमेट बन जाए, इसमें लगे। और जिस उम्र में ये आज कंप्यूटर कोडिंग और कर रहे हैं, उस उम्र में हम पुश और पुल से परेशान हो रहे थे। तो वहां धकिया और तो और बीयूटी बट होता है तो पीयूटी पट क्यों नहीं होता। उस उम्र में ये जो बच्चे हैं ना, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस जैसी जबड़ा तोड़ स्पेलिंग को फटाफट सुना रहे थे। ये जो पीढ़ी है देखने सजने, ये बहुत ही एकदम आश्चर्यजनक है। हमारे देश के उभरते हुए विद्वान आने वाले समय में देवियों सज्जनों भारत का तिरंगा पूरे विश्व में फहराएंगे। बहुत बहुत बधाई। वैसे टैलेंट के मामले में हमारे सामने जो बैठे हैं ना, रोल ओवर जूनियर मयंक जी, ये भी कम नहीं है। कुछ बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं ये जीत चुके हैं। हाँ, और 3,20,000 पॉइंट्स ये जीत चुके हैं। हाँ, और आपको बता दें कि इनकी तीनों लाइफलाइन जीवित है। भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर आपका स्वागत। और स्वागत आपके कंपेनियन के रूप में जो आपके माता पिता आए हुए हैं, एक बार फिर स्वागत आपका। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मयंक भाई साहब, बहुत कुछ आपको हमने समझा दिया है। यस सर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। बहुत ही सोच समझ करके आगे खेलिएगा। आज के इस खेल में जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले देवियों सज्जनों, हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। ये एक लेखिका हैं, ऑथर हैं, क्विजर भी हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी रोचक जानकारियों का भंडार है ये। अर्चना जी, आपसे आग्रह करूंगा कि प्रणाम करता हूँ आपको। अर्चना जी नमस्ते अमित जी, नमस्ते मयंक। बहुत अच्छा लग रहा है कई दिनों बाद यहाँ आके। मयंक, मतलब चांद होता है तो चांद की तरह चमकते रहो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका अर्चना जी। ओके मयंक, अब आ रहा है, ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं आपको इस वाला प्रश्न होता है। ये गलत हो भी गया तो के जीवन में 6,40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस named Statue of Equality was unveiled in Washington DC in the year 2023? ऑप्शन सुनिए। A. डॉक्टर B.R. अंबेडकर, B. महात्मा गांधी, C. Abraham Lincoln, D. मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 2023 में वॉशिंगटन डीसी में इनमें किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया था? सर, मैंने जहां तक पढ़ा है इसका आंसर ए डॉक्टर B.R. अंबेडकर होना चाहिए।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑलराइट, तो मेरे महाशय ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ए पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने ये माइक? सर ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। न्यूज़पेपर में पढ़ा? यस। ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर था, लेकिन जो भी था वो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये मूर्ति अक्टूबर 2023 में अनवेल किया गया था। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने भाई साहब, और बिना लाइफलाइन के आप पहुंच गए हैं 6,40,000 पॉइंट्स पे। अगला प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 पॉइंट। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के झंडे पर किसी जीवित प्राणी का चित्रण नहीं है? The flag of which of these countries does not have a depiction of a living creature on it? Options: A, Uganda; B, Papua New Guinea; C, Philippines; या D, Ecuador। इनमें से 3 झंडे ऐसे हैं जिनमें किसी जीवित प्राणी का भी चित्र बना हुआ है, एक नहीं है। वो देश कौन सा है? सर मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है। सर मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है, तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ऑलराइट, तीनों जीवित हैं, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल लेके। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। फिर से एक बार आपके सामने प्रश्न पढ़ता हूं। इनमें से किस देश के झंडे पर किसी जीवित प्राणी का चित्रण नहीं है? ऑप्शंस: ए युगांडा, बी पापुआ न्यू गिनी, सी फिलीपींस, और इज इट डी एक्वाडोर? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी फिलीपींस को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। ए, बी और डी को कम मिला है। ए को मिला है 12, बी को 2, डी को 28। क्या करना चाहेंगे आप? मैं ऑडियंस के साथ जाऊँ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, कहिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, फिलीपींस। सी फिलीपींस पे ताला लगा दिया जाए। Well played, audience, is the right answer. धन्यवाद दीजिए सबको। Well done, audience. क्या बात है। युगांडा के झंडे पर एक क्रेन बना हुआ है। क्रेन जो चिड़िया होती है ना, क्रेन। पापुआ न्यू गिनी के झंडे पर बर्ड ऑफ पैराडाइज बना हुआ है। एक्वाडोर के झंडे पर कॉन्डोर बर्ड है। तीनों झंडों पर एक चिड़िया है, कॉन्डोर बर्ड। फिलीपींस के झंडे पर सूर्य चित्रित है। 12,50,000 पॉइंट्स आपको जितवा दिए जनता ने। कई बार यहाँ पर आकर के हम जितने भी जूनियर्स हैं उनसे पूछते हैं कि आगे आपने क्या सोच रखा अपने बारे में। तो मायंक, आपने क्या सोच रखा अपने बारे में? सर मेरी लाइफ में वैसे कोई सीक्रेट नहीं है, बस एक सीक्रेट है, वो है मेरा करियर, जो मुझे खुद भी नहीं पता है। सर अगर मैंने ये देख लिया कि कोई इंजीनियर है तो मुझे इंजीनियर बनना है। सर मैं घर पर लकड़ी लेकर या फिर कार्डबोर्ड लेकर से तोड़ फोड़ करने लग जाता हूँ, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो मैंने अगर डॉक्टर का कोई प्रोग्राम देख लिया या फिर कहीं डॉक्टर के पास चला गया, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए घर में, तो आप डॉक्टरी शुरू चाहिए हुई एडवाइस में उनको देते रहते हैं। सर और मैंने नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक्स में मेडल जीता, तो सर आप मानोगे नहीं, मैं मतलब घर में लकड़ी ढूंढता था जेवलिन मारने के लिए।
सर अभी मेरा जो करियर है वो अभी मैं अच्छे से डिसाइड नहीं हुआ है। नहीं है, कोई लेकिन बात सर नहीं। आप जब छोटे थे तो आपका क्या एम था कि आप क्या बने जब आप मेरी उम्र के थे? सर आपको बताएं कि हमारी जो स्थिति थी वो आपसे उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हमको भी नहीं मालूम था क्या होने वाला है। ज़्यादातर हम लोग गुल्ली डंडा खेलते तो हमने कहा चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे और क्या है। लेकिन और कुछ नहीं हमारे मन में आता, कभी भी नहीं आया। पर जिस तरह से आप खेल रहे हैं भाई साहब और जिस तरह से आपका दिमाग चल रहा है, मैं निश्चिंत हो गया हूं कि आप आगे चल करके कुछ ना कुछ बहुत ही सुंदर करने वाले हैं। अपने दिमाग को आप सही रखिएगा और इसी सोच को लेकर के अगले प्रश्न का उत्तर भी दीजिए आप। ये आ गया है 13वां प्रश्न। ओके, इसका मूल्य है 25 लाख पॉइंट और अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी हैं आपकी। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट। मयंक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नंदी घोष और ताल ध्वज इनमें से किसके कुछ नाम हैं? नंदी घोष एंड ताल ध्वज are some of the names of which of these? A. Caves on Amarnath Yatra. B. Chariots during Puri Rath Yatra. C. Gopurams of Tirupati Temple. D. Lakes on Mount Kailash. हिंदी में कहता हूं अमरनाथ यात्रा की गुफाएं। B. पुरी रथ यात्रा के रथ। C. तिरुपति मंदिर के गोपुरम और D. कैलाश पर्वत के झील। सर आप मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन मैं आज सुबह ही पढ़कर आया। अरे वाह, इसीलिए यहाँ से रहते हैं आप। अच्छा उत्तर बताइए। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी चैरियट यात्रा। $25 लाख पॉइंट जीत लिया आपने मैम। बधाई बधाई बधाई। श्री जगन्नाथ की यात्रा को श्री गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। इस दौरान खींचे जाने वाले रथों के नाम हैं नंदी घोष जो कि भगवान जगन्नाथ का रथ है, तालध्वज भगवान बलभद्र का रथ है और दर्पदलन ये देवी सुभद्रा का रथ है। और सर उसके जो झंडा है उसका नाम त्रिलोक मोहिनी है। अच्छा, ये हमको नहीं मालूम। माँ जी आपके पास तो इतना सारा ज्ञान है। पिताजी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रदीप जी इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया है? सर इसके टीचर भी परेशान है सर। अमूमन पीटीएम में जब पेरेंट्स जाते हैं सर, हाँ जी, तो उनकी कंप्लेंट होती है बच्चा ये झगड़ा कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये वो है, इस तरह करके उनकी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा सवाल करता है। 2 दिन बाद क्या पढ़ाया जाएगा वो एडवांस में पूछता है सर ये। तो टीचर से पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं, पहले से पता नहीं क्या पूछ लेगा ये। ये नई पीढ़ी है भाई साहब, इनको रोकिएगा मत। अरे मैं हमारी जो टीम है ना जो यहाँ बैठी है, इन्होंने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर। हम चाहेंगे कि वो वीडियो देखा जाए। मयंक अक्सर बहुत क्यूरियस होता है डिफरेंट क्वेश्चंस जानने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मयंक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालता है। पर डे हम जब क्लास में आते हैं तो हमें लगता रहता है कि भाई आज मयंक क्या पूछने वाला है। बेस्ट एग्जांपल। यस Ma'am, but how the climatic conditions affect the agglomeration of these industries only in Gujarat and Maharashtra? बिकॉज ऑफ वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। कई बार तो ऐसा लगता है कि आई एम अमेज्ड व्हाट ही इज आस्किंग। समटाइम आई कॉल हिम छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसका जो कंपटीशन होता है वो हमेशा खुद से रहता है। वो औरों पे ध्यान नहीं देता, हमेशा खुद से बेटर करने की कोशिश करता है कि पिछली बार अगर उसका ये रिजल्ट था तो इस बार उसे इम्प्रूव करना है। मुझे मेरी परछाई महसूस होती है मयंक के अंदर। मयंक बहुत ही परफेक्ट बच्चा है। हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि बच्चा हर फील्ड में आगे रहे और पेरेंट्स का नाम रोशन करे। मेरे लिए मेरे पापा जी मेरी इंस्पिरेशन है और मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उनके जो और सपने हैं मैं उनको भी पूरा करूँ ताकि वो खुश रहें। जहाँ मेरी इच्छा थी कि मैं केबीसी के 4th सीट पर जाके बैठूं, बोला कि पापा एक दिन मैं है ना आपका सपना मैं पूरा करूंगा, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा तो मैं पहुंचूंगा वहाँ पे। और आज वो इस मंच पे पहुंचा है, मुझे इस बात का बहुत प्राउड है। और जो मेरा सपना था केबीसी हॉट सीट पे बैठने का, वो आज मयंक पूरा करने जा रहा है और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है।
Alright, Mayank. अब आ रहा है 14वां प्रश्न। अब मूल्य है इसका 50 लाख पॉइंट। ओके, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रांस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया था? Which of these was the first satellite launched by France named after? Option सुनिए। A, a toy. B, a comics character. C, a pet dog. D, a movie. A, एक खिलौना। B, एक कॉमिक पात्र। C, एक पालतू कुत्ता। या D, एक फिल्म। फ्रांस का पहला जो फर्स्ट सैटेलाइट था उसका नाम क्या था? उसका नाम इन चारों में से किसी एक पे रखा गया था। क्या चल रहा है आपके मन में? सर इसका मैंने रशिया, इंडिया एंड जैसे ये जो सैटेलाइट्स हैं सर इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन फ्रांस के सैटेलाइट का नहीं। सर लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, 2 बचे हुए हैं, कौन सी? सर ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं मायंक, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मायंक, ये प्रश्न जो है जैसा कि आप जानते हैं ये पलट जाएगा, एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। वहां जाने से पहले हमें अपनी जनता को बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी, अ कॉमिक्स कैरेक्टर। बी, एक कॉमिक्स कैरेक्टर पे ताला लगाया जाए। अगर आप बोलते तो ये सही होता। फ्रांस द्वारा 1965 में लॉन्च किए गए पहले सैटेलाइट का नाम था एस्टेरिक्स। कॉमिक में देखा होगा आपने, एस्टेरिक्स कॉमिक कैरेक्टर था। एस्टेरिक्स एक कॉमिक बुक सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है। उसे मैजिक पोशन पीने से अपनी शक्तियां जो है वो मिलती हैं। अगर आप खेलते तो ये सही होता। बहरहाल अब वो खत्म हो गई है बात। अब हम इस प्रश्न को बदल देंगे और आपने जो विषय चुना है अगले प्रश्न के लिए वो है साइंस, है ना? तो अब आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा ताकि वो नया प्रश्न आ जाए। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। प्रश्नम पलटम, पलट दिया जाए प्रश्न को। मायंक भाई साहब, अगला प्रश्न आ गया है। इनमें से किस एसआई यूनिट का नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर है जिन्होंने पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी? Which of these SI units is named after the scientist who developed the first electric battery? A, Ampere. B, Newton. C, Coulomb. D, Volt. सर न्यूटन जो है उनका जो फील्ड रहा है वो फोर्स से रिलेटेड है। सर न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है, तो न्यूटन तो नहीं होगा सर। कूलम सर चार्ज की एसआई यूनिट है, और जो पूरा नाम सर मैं याद नहीं कर पा रहा, पर कूलम भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज के फ्लो का फॉर्मूला दिया था, तो कूलम चार्ज की एसआई यूनिट है, ये भी नहीं होगा। ए एम्पियर की अगर मैं बात करूं तो वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, लेकिन एम्पियर जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने बैटरी डेवलप नहीं की थी। वोल्ट की बात करूं तो एलेसेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे सर, उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी डेवलप की थी। इन सेल को वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है, और वोल्ट ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, वोल्ट। पूरा इतिहास बोलने के बाद कह रहे हैं डी, वोल्ट पे ताला लगाया जाए। Is the right answer.
का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत बधाई आपको मायक, 50 लाख पॉइंट आप जीत गए हैं। इटालियन साइंटिस्ट एलेजांद्रो वोल्टा को पहले इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने का श्रेय दिया जाता है। वोल्ट यूनिट का नाम उनके नाम पर है, जिसके बारे में पूरी रचना इन्होंने अभी अभी उत्तर देने से पहले सुना दी। क्या बताएं भाई साहब, देखिए आज की पीढ़ी, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मान्यवर क्या बताएं अब, आगे प्रश्न पूछने से पहले आपको हम बता दें कि ये होगा 1 करोड़ का प्रश्न। और जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि एक्सपर्ट वाली लाइफलाइन अभी भी जीवित है। हमको ये बोलने में बहुत कम अवसर मिलते हैं कि अगला प्रश्न जो है आपका वो होने वाला है 1 करोड़ पॉइंट्स का। पंद्रहवां प्रश्न, 1 करोड़ पॉइंट्स। माइक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस यूरोपीय मानचित्रकार को वो मानचित्र बनाने का श्रेय दिया जाता है जिसमें नए खोजे गए महाद्वीप को अमेरिका नाम दिया गया था? Which European cartographer is credited with creating the map that gave the name America to the newly discovered continent? Option सुनिए। A. Abraham Ortelius. B. Gerardus Mercator या Mercator. C. Giovanni Battista Agnese. D. Martin Wald Simula. सर अमेरिका का नाम तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा है, लेकिन सर ये नाम किसने दिया? मानचित्र बनाने की बात हो रही है। एक मानचित्र बनाया उन्होंने जिसका नाम अमेरिका बना, चित्र का। वो कौन था जिसने ये बनाया? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट। कबीर महाशय, आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए और वीडियो कॉल लगाया जाएगा अर्चना। अर्चना जी प्रणाम करता हूं आपको। बारी आ गई आपकी, बहुत ही अहम समय पर आई है। और एक प्रश्न अभी जो है वो आपको माइक पढ़ के सुनाएंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, और जब ये ऑप्शंस पढ़ने शुरू करेंगे तब ये घड़ी शुरू होगी और आपको मिलते हैं 60 सेकंड। अगली आवाज जो है ये माइक की है। गुड इवनिंग मैम।
which European cartographer is credited with creating the map that gave the name America to the newly discovered continent? A. Abraham Ortelius, B. Gerardus Mercator, C. Giovanni Battista Agnesi, D. Martin Waldseemüller. मयंक, एक तो मैं स्तब्ध हूँ आपके लेवल ऑफ नॉलेज और आपके कॉन्फिडेंस से। मैंने नहीं देखा इस लेवल का, और सीनियर जो क्विजर होते हैं वो भी इस लेवल के नहीं होते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस एंड कंग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स। इसका आंसर है मार्टिन वाल्डर्सम्यूलर। तो कोलंबस ने वैसे फर्स्ट यूरोपियन भी नहीं है, वो तो वाइकिंग्स गए थे 1000 के आसपास, पर फर्स्ट जो समझ में आई कोलंबस थे। पर तो कोलंबिया कई लोग सोचते थे नाम होना चाहिए, पर कोलंबस कभी समझे नहीं कि एक नया कॉन्टिनेंट है। तो मेरे को वेस्पूची समझे थे, वो शायद 1500 ये कैसे में कुछ गए थे। कोलंबस 1490। थैंक यू मैम। तो वाल्डर्सम्यूलर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मार्टिन वाल्डसेम्युलर। राय मिली है कि डी मार्टिन वाल्डसेम्युलर पे ताला लगा दिया जाए। $1 करोड़। वाह, हमारी नौकरी शुरू हो गई। 1 2 3 1 2 3 और भाई साहब आपके लिए भी 1 2 और 3। क्या बात है, अद्भुत खेल खेला, अद्भुत खेल, अद्भुत। बहुत बहुत बधाई आपको। मार्टिन वाल्डसेम्युलर द्वारा 1507 में बनाया गया था मैप। इस नए कॉन्टिनेंट को अमेरिका नाम देने वाला पहला मैप था ये, और उन्होंने नए कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिगो वेस्पूची, इसके बारे में आपने भी कहा अभी, के नाम पर रखा, जिनका ये मानना था कि अमेरिका एक नया कॉन्टिनेंट है। वेल प्लेड माइक, 1 करोड़ पॉइंट्स जीत लें, बहुत बहुत बधाई। एक और चीज बता दें अपने दर्शकों को, ही इज द यंगेस्ट करोड़पति विनर। कबीर जी, मैं चाहूंगा कि अर्चना जी को एक बार फिर बुलाया जाए ताकि वो अपना आशीर्वाद दे दें। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बताया हुआ जो उत्तर था मयंक को करोड़पति बना दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। मयंक, मैं क्या बोलूं आपके बारे में, ऑल आई कैन से इज कि कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू मैम। ऑलराइट मयंक, करोड़पति तो आप बन गए हैं, अब बता सकते हैं आप कि आप क्या कीजिएगा इन पॉइंट्स का। सर वो मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगा, और वो चाहते हैं कि ये पॉइंट्स मेरी जो हायर एजुकेशन होगी उसमें काम है।
वेल डन। सॉरी फॉर इंटरप्शन बट सर मुझे आपके साथ एक हाई फाइव लेना है। हाई फाइव चाहिए? यस सर। अभी ले यार, जोर से मत मारना यार, हाथ टूटा हुआ सर है। आप इधर वाला राइट, लेफ्ट से करें। लेफ्ट से करने नहीं, राइट से करेंगे। ये ऑलराइट मैन। सर जो तो लंबे लंबे लोग थे वो भी आपसे हाई फाइव नहीं ले पाए सर, मैं ले पाया तो मैं अच्छा। आखिरी सवाल जो है, अगर ये सवाल का सही जवाब दे देते हैं तो ये जीत जाएंगे पूरे 1 करोड़ पॉइंट्स। ऑलराइट, 16वां प्रश्न जिस 7 करोड़ मायंक आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर निकम और हवलदार गजेंद्र सिंह को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस शहर तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार प्रदान किया गया था? सूबेदार NR निकम एंड हवलदार गजेंद्र सिंह were awarded the Order of the Red Star by Russia for conveying supplies to which city during World War II? समझ गए प्रश्न को? यस। विकल्प रखता हूं आपके सामने, ऑप्शंस। A तबरीज, B C बातूमी, D अलमाटी। सूबेदार NR निकम और को द्वितीय के दौरान किस शहर तक पूर्ति पहुंचाने के लिए रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार प्रदान किया गया था? A तबरीज, B सीडोन, C बातूमी, एक करोड़ पॉइंट्स हैं। ये उत्तर मालूम है तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप खेलें, वरना आप कोई आइडिया नहीं है सर। कोई सर, आइडिया I नहीं? quit। क्विट? अंतिम निर्णय आपका। ऑलराइट, आपको हम अनुमति देते हैं मायंक कि आप क्विट कर जाएं। तालियां बज जाएं इनके लिए। 1 करोड़ पॉइंट्स आप जीत गए हैं और ये 1 करोड़ पॉइंट्स डिजिटली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके इस खेल में। मायंक आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर है, ट्रांसफर नाम 1 2 3 4 5 6 7 zeros 3 and 3 6। ये ठीक है भाई साहब? यस। ये छाप दिया, इसको ओके किया, कंफर्म किया। 1 करोड़ पॉइंट्स आपके बैंक अकाउंट में गए भाई साहब, सीधे गए इनके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको मायंक। ऑलराइट, थैंक यू वेरी थैंक यू। खेल समाप्त करने से पहले आपके साथ पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता को, ठीक है? किसी एक को गेस कीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बातूमी। सी बातूमी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता है, सही है तबरीज। तबरीज एक शहर है जो ईरान के उत्तर पश्चिम में है। ओके, ये सैनिक उन आर्मी यूनिट्स का हिस्सा थे जो 7000 फुट ऊंचाई माउंटेन पासेस और 50 डिग्री से -22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वाले खतरनाक रास्तों से रूस को भारत के मेटल्स, भोजन और धागे जैसे सप्लाईज पहुंचाते थे। इसीलिए रूस ने उनको ये पुरस्कार दिया और एक उनका ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार जो है उनको प्रदान किया था। ऑलराइट मायंक, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे पास एक सर्टिफिकेट है आपके लिए, पहले वो दे दें आपको।
Come on. Well done. बहुत ही ऐतिहासिक दिन आज है। मायक जो है 12 वर्षीय और यहाँ से 1 करोड़ पॉइंट्स जीत कर गए। ओके, अब खेलेंगे और एक फास्टेस्ट फिंगर, ठीक है? तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव दांतों को मुंह के सामने से पीछे तक उनके पाए जाने के अनुसार एक सही क्रम में लगाएं। Arrange the human teeth in the usual order they are found from the front of the mouth to the back. और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। A. Incisor, B. Premolar, C. Molar, D. Canine. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सामने आता है इंसाइसस, फिर आता है डी द केनाइन, फिर आता है बी प्रीमोलर और अंत में सी मोलर जो कि एकदम पीछे होता है। ये है सही क्रम A, D, B, C। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिए हैं। वाह, सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय। आयुष्मान जय, आयुष्मान जय, आयुष्मान। बहुत बहुत मेरे ख्याल गए हैं आयुष्मान स्टैंडर्ड में पढ़े, 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और ये पटना बिहार से हैं। कंपेनियन के रूप में आप अपने माता पिता को लाए हैं। और कौन है साथ में? सर मेरी दीदी हैं। ओके, अब आपका बहुत बहुत स्वागत और आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो नियम है, रूल्स वगैरह हैं, वो तो उससे आप परिचित हैं ही। हाँ सर। और आयुष्मान शुरू कर करोड़पति। रेडी आयुष्मान, पहला प्रश्न 1000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस सर। लकड़ी के चूरे से इनमें से किसको अलग करने के लिए एक चुम्बक उपयोग किया जा सकता है? Can be used to separate which of these from sawdust? A. Water, B. Iron filings, C. Salt, D. Sand. पानी, लोहे का चूरा, नमक या रेत? सर इसका ऑप्शन बी आयरन फिलिंग्स होगा। बी आयरन फिलिंग्स पे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अभी 2000 पॉइंट्स ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आयुष्मान, झूठ बोलने पर पिनोकियो के शरीर का कौन सा भाग बढ़ने लगता है? What part of Pinocchio's body grows longer when he tells a lie? Options: A. Nose, B. Fingers, C. Feet, या D. Tongue. नाक, उंगलियां। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए नोज। ए नोज पे, नाक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलते हैं। 1000 पॉइंट्स रेडी आयुष्मान सामने। इनमें से किस में लगे बल को उस छेद से विभाजित करके की जाती है? Which of these is calculated by dividing force by the area on which voltage, B pressure, C temperature, D time. Voltage दबाव, तापमान या समय? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी प्रेशर। बी प्रेशर पे कह रहे था लगा दिया जाए। सही जवाब दिया। 3000 पॉइंट जीत गए। चौथा प्रश्न डालने से पहले हम आपसे ऐसे जान जाएंगे आयुष्मान जी कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या करना चाहेंगे? सर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? तो जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो किस चीज का आविष्कार करेंगे आप? सर मुझे टाइम ट्रेवल आविष्कार करना है। टाइम ट्रेवल? यस सर। व्हाई? सर टाइम ट्रेवल करके मैं मतलब
भारत के लिए कुछ करूँगा। जैसे मैं पीछे जाके कोरोना महामारी में बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग गए, तो उसका पहले से ही इलाज बता दूंगा, या फिर पहले से ही जो जो हम लोग को प्रिवेंशन लेना चाहिए वो सब बता दूंगा। तो उससे हमारे देश के लिए बहुत कुछ होगा। और सर मैं न्यूटन की डिस्कवरी पहले ही कर लूँगा। न्यूटन से पहले ही डिस्कवरी करके सर पॉपुलर हो जाऊंगा। क्या बात है भाई साहब, यकीन नहीं होता कि आजकल की पीढ़ी इस तरह से सोचती है, लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको आयुष्मान। चौथा प्रश्न आएगा और ये है 5000 पॉइंट्स के लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन धृतराष्ट्र के पुत्र थे? Who among these was the son of धृतराष्ट्र? A. द्रोणाचार्य, B. कर्ण, C. दुशासन या D. अभिमन्यु? दुशासन, अभिमन्यु, कर्ण या द्रोणाचार्य? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, दुशासन। दुशासन कह रहे हैं, सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, राइट। अब आ रहा है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 पॉइंट्स। रेडी आयुष्मान? यस सर। ऑन योर स्क्रीन नाउ, फिफ्थ क्वेश्चन। ये एक वीडियो प्रश्न है आयुष्मान, ऑलराइट। इस वीडियो में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र देखा जा सकता है? What geographical region can be seen in this video? Can we see the video, please? This is Ellesmere Island, the closest land to the North Pole. It's winter, and for the last 4 long months, the only light here has come from the moon. Yes. देख लिया और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. कैरेबियन, B. आर्कटिक, C. ऑस्ट्रेलिया, D. अमेज़न। सर इसका B आर्टिक लग रहा है, क्योंकि थोड़ा माउंटेनियस रीजन था और बर्फ भी थी, तो प्लीज लॉक ऑप्शन B आर्टिक। B को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, इट्स द राइट आंसर। नॉर्थ पोल जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में है, जहां तापमान बहुत नीचे चला जाता है। वहां पर -60 डिग्रीज, -60 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा है देने सर में, हमें सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ओके आयुष्मान, आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूर्य कुमार यादव इनमें से किस IPL टीम के लिए खेल चुके हैं? सूर्य कुमार यादव has played for which of these IPL teams? A. मुंबई इंडियंस, B. चेन्नई सुपर किंग्स, C. गुजरात टाइटंस, D. राजस्थान रॉयल्स। सर सूर्य कुमार यादव मेरा फेवरेट प्लेयर है। ओके ना, तो मैं प्लीज लॉक ऑप्शन A, मुंबई इंडियंस। A. मुंबई इंडियंस कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव, जिनको स्काई भी बोला जाता है। A पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट आयुष्मान, अब आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। पटना और हाजीपुर शहरों को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? Connecting the cities of Patna and Hajipur, over which river is Mahatma Gandhi Setu built? Options: A. Brahmaputra, B. Bias, C. Luni, D. Ganga. सर लूनी तो राजस्थान में है और ब्रह्मपुत्र असम अरुणाचल प्रदेश से जाती है। बियास और गंगा पटना और हाजीपुर। बियास और गंगा में से लग रहा है। सर ऑडियंस पोल,
देखिए, शांत हो जाइए बादुमती जी। 16 सेकंड बचे हैं आपके आयुष्मान और ऑडियंस पोल आ गया है। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न ये है कि पटना और हाजीपुर शहरों को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ए ब्रह्मपुत्र, बी ब्यास, सी लूनी या डी गंगा? और आपका समय शुरू होता है अब। डी गंगा। यस सर। 71% दिया है। क्या करेंगे? सर डी गंगा के साथ जाना चाहूंगा। डी गंगा के साथ जाएंगे। इसको ताला लगा दिया जाए। जनता बिल्कुल सही। महात्मा गांधी सेतु जो है तो देश का सबसे लंबा है। 0.5 लंबा है ये। यस। अब आपको जब आप जाएंगे पटना घर अपने तो देखिएगा आप उसको। यस सर। ओके, 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। 80,000 पॉइंट्स इसके लिए मिलेंगे आपको और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कृति सेनन के साथ किस अभिनेत्री ने 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? Along with Kriti Senon, which actress was the recipient of the National Award for Best Actress at the 69th National Film Awards in 2023? Option सुनिए। A. दीपिका पादुकोण, B. दिशा पाटनी, C. आलिया भट्ट या D. अनुष्का शर्मा? खबरों में देखा होगा आपने, अखबारों में, टीवी पे देखा होगा। यस सर। मैं ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेंगे। ओके, शांत हो जाइए। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को आप लेना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑलराइट आयुष्मान, ये जो है प्रश्न ये आप बदल जाएगा, लेकिन से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। सी पे ताला लगा जाए। ए भाई साहब, पहले क्यों नहीं बोला आपने इसको? यही सही था। अरे आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन ने मिमी के लिए ये पुरस्कार जीता था। यस। ओके, कोई बात नहीं। अब जैसा कि आपने कहा है, इसको हम पलट देंगे। आप जो है, जो अगला प्रश्न आएगा वो उसका विषय होना चाहिए साइंस। यस। ओके, तो प्रश्न को पलटने के लिए आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। शाबाश, पलट दिया जाए प्रश्न। हाथ घुमाते हुए प्रश्न जो है वो पलट गया है और इसका विषय है साइंस। इनमें से कौन सा तत्व नाइट्रिक एसिड का एक घटक नहीं है? Which of these elements is not a component of nitric acid? A. Hydrogen, B. Nitrogen, C. Oxygen या D. Sulfur? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सल्फर। डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। सर HNO3। HNO3, बिल्कुल सही कहा आपने। तो HNO3 में H हाइड्रोजन हो गया, N नाइट्रोजन हो गया और O ऑक्सीजन हो गया। HNO3। ओके, वेल डन। तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन का असरदार उपयोग किया है। बधाई हम देते हैं आपको। अब आ गया है आपके सामने आयुष्मान जी नवा प्रश्न। 1,60,000 पॉइंट्स। यस। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम किस देश के नाम से मिलता है? यस। The second highest peak in Africa shares its name with which country? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इजिप्ट, बी केन्या, सी घाना या डी टैंजानिया? इजिप्ट, केन्या, घाना, तंजानिया। इजिप्ट तो नहीं होगा और तंजानिया। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तंजानिया भी नहीं लग रहा है। केन्या और घाना में से घाना थोड़ा लग रहा है सर। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाइए बादुमती जी।
तीसरी लाइफलाइन जो बची हुई है वो है एक्सपर्ट एडवाइस की, और इसको अंकित कर दिया जाए। और अब एक वीडियो कॉल लगाएंगे, हमारी जो एक्सपर्ट है अर्चना गरोडिया जी को कॉल लगाया जाए। अर्चना जी, एक और अवसर आ गया है आपसे बात करने का। मदद मांग रहे हैं आयुष्मान। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन है उसके, और इसके लिए 60 सेकंड शुरू हो जाते हैं जब ये ऑप्शन पढ़ना शुरू करें। तो अगली आवाज है आयुष्मान की, तैयार हो जाइए। आयुष्मान, आपका समय शुरू होता है अब। Yes. The second highest peak in Africa shares its name with which country? A. Egypt, B. Kenya, C. Ghana और D. Tanzania. तो आयुष्मान, ये मेरा सौभाग्य है। हाईएस्ट पीक इज किलिमंजारो, वो भी मैंने देखा हुआ है। सेकंड हाईएस्ट पीक इज माउंट केन्या, वहाँ भी मैं गई थी। तो दिस इज माउंट केन्या, तो इक्वेटर के पास ही हैं दोनों। Yes, ma'am. फिर भी बर्फ भी पड़ती है इन पे। Thank you, ma'am. ई केन्या। Sir, I will go with the expert. बी के साथ Yes, जाएंगे। sir. ऑलराइट, बोलिए क्या करें, ताल लगाएं? Yes, sir. ताला लगा दीजिए। बी केन्या पे ताल लगा जाए। वेल प्लेड। अर्चना जी को धन्यवाद दे दीजिए। अर्चना जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Thank you, ma'am. अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या है, और केन्या का नाम इसी चोटी के नाम पर पड़ा है। आयुष्मान, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 का। Yes. और इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। Yes. 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से भारतीय ओपन युग में टेनिस ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज पुरुष खिलाड़ी हैं? Yes. Which Indian is the oldest male player to reach a tennis Grand Slam final in the Open era? Options: A. Rajiv Ram, B. Prajnesh Guneshwaran, C. Somdev Devarman, D. Rohan Bopanna. Sir, रोहन बोपाना। ऑप्शन डी। क्या करें? ताला लगा दीजिए। Alright. D. Rohan Bopanna. ताला लगा जाए। Well played, Ayushman is the right answer. Well done. 3,20,000 पॉइंट जीत लिया आपने। Thank you, sir. चेक आ गया है आपके नाम, 3,20,000। जब वो 2023 में यूएस ओपन डबल्स फाइनल में पहुंचे तो रोहन बोपन्ना 43 साल 43 साल की 6 महीने और 6 महीने के थे वो। Yes. रोहन बोपन्ना। राइट आयुष्मान, ये घोषणा है सुपर संदूक की। Yes, sir. इसके बारे में जितने भी नियम है आपको बताइए हैं। अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। ओके, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। आयुष्मान, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which of these refers to a place located by the sea? Port. Correct. Port. Next. Which of these actresses is a former Miss Universe? Priyanka Chopra, Juhi Chawla, Katrina Kaif, Lara Datta. Sir, प्रियंका चोपड़ा। Wrong. Next. Which of these is farthest from Earth? ISS, the Moon, Hubble Telescope, Mercury. Sir, मरकरी। Correct. Next. Which of these countries is ruled by a king? Pakistan, France, Sri Lanka, Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया। Correct. Next. Who is the author of Charlie and the Chocolate Factory? Enid Blyton, Roald Dahl, Agatha Christie, J.K. Rowling. पास। Pass. Next. Which of these words can also mean fast? Swift. Swift. Correct. Next. Which of these usually comes in dimensions like 15 centimeters and 30 centimeters? रूलर। Correct. Which of these is generally divided into sections named acts? Novels, poems, plays? Plays. Correct. Next. Which team did Joss Butler captain इंग्लैंड in इंग्लैंड। England. Absolutely right. Next. Tyrannosaurus and Brachiosaurus are two genera Dinosaur. of which animal? Dodo, mammoth, dinosaur. Correct. Who is the author of Charlie and the Chocolate Factory? Enid Blyton, Roald Dahl, Agatha Christie, J.K. Rowling. आगाथा क्रिस्टी। Wrong. Next. समय हो गया समाप्त भाई साहब, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 80,000 दे दिए हैं।
पहले जहां आप गलत हो गए थे वो बता दें। Which of these actresses is the former Miss Universe? Lara Dutta. Yes, sir. मैं प्रियंका चोपड़ा। Yes. एक और था, Who is the author of Charlie and the Chocolate Factory? बहुत ही प्रचलित किताब है। Yes, sir. रोald डाल। अगाथा क्रिस्टी आपने कहा था नहीं, 80,000 पॉइंट्स जीत लिया आपने। पैसा जमा करेंगे, लाइफलाइन जीवित करेंगे। Sir, lifeline. कौन सी? Ask the expert. आज दी एक्सपर्ट जीवित करेंगे। ऑलराइट, आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट आयुष्मान, इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही अच्छे से पास कर लिया है। बधाई हो आपको आयुष्मान। अगला प्रश्न जो आएगा आपके सामने वो होगा 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं आप। Yes. ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक ने मंगोलों को युद्ध में हराया था? Which of these rulers defeated the Mongol Empire in battle? Options: A. Tipu Sultan. B. Alauddin Khalji. C. Harshvardhan. D. Maharana Pratap. सर इसका बी अलाउद्दीन खिलजी लग रहा है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत वाला एक चैप्टर था हमारा 7th क्लास में, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने एक मतलब ऐसा प्लान बनाया था कैसे मंगोल एम्पायर को वो लोग डिफीट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी को ताला लगाना चाहूँगा। ऑलराइट, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played, Ayushman is the right answer. बहुत सोच समझ कर एकदम सही जवाब दिया आपने। Yes, sir. अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय मंगोल ने कई बार भारत पर आक्रमण किया था पर वो कभी भी जीत नहीं पाए। ऑलराइट, आगे चलते हैं आयुष्मान जी। आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स और एक्सपर्ट लाइफलाइन अभी भी जीवित। ओके? Yes, sir. 12वां प्रश्न आयुष्मान जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी में सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है जब उन्हें 25 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ ये पुरस्कार मिला था? Which Nobel laureate is the youngest recipient in the physics category, being awarded at the age of 25 along with his father? Option देखिए। A. Niels Bohr. B. Frederick Joliot. C. Richard Feynman. D. William Lawrence Bragg. सर मैंने ये अलग से सर्च किया था। मैंने एक बार प्लान किया था कि मैं यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट बनूंगा। वैसे अभी तक तो हुआ नहीं है कुछ प्रोग्रेस, पर हाँ मैंने सोचा था, तो इसीलिए किया था कि यंगेस्ट रेसिपिएंट इन फिजिक्स। अब मैंने वो बहुत पहले सर्च किया था, तो इसलिए उतना अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ थोड़ा लंबा नाम था वो। ऑप्शन बी क्यूरी तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो शायद से क्यूरी से रिलेटेड है, मैरी क्यूरी से। और नील्स बोर थोड़ा छोटा लग रहा है नाम, और रिचर्ड फेमन लग रहा है, और विलियम लॉरेंस ब्रैग ना श्योर नहीं। सर सी रिचर्ड फेमन। 640 आप जीत रहे हैं। सही जाएगा आपको 1250। यस सर। एक लाइफलाइन है आपके पास एक्सपर्ट की, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। रिचर्ड फेमन ही बहुत लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। सर मैं ऑप्शन सी रिचर्ड फेमन के साथ जाना चाहूंगा। इसके साथ जाएंगे? यस सर। सोच लिया फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ऑलराइट, सी रिचर्ड फेनमन, ताला लगाया जाए। आयुष्मान ये गलत हो गया। विलियम लॉरेंस ब्रैग इज द राइट आंसर। विलियम लॉरेंस ब्रैग और हेनरी ब्रैग को 2015 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2014 में मलाला यूसुफजई पुरस्कार मिलने से लॉरेंस ब्रैग नोबेल पाने वाले ऑलराइट, कोई बात नहीं आयुष्मान। तो 640 आप जीत रहे थे और अब आप आ जाएंगे नीचे 320 पे। 320 आपने जीता हुआ है और ये 320 हम आपको हमारे इस डिजिटल ऐप से ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा
और 3 20 हम ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर। 3 20 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में। यस बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, केबीसी की ओर से आपके लिए एक सर्टिफिकेट हम देना चाहते हैं। ये आपके लिए सर्टिफिकेट है। फिंगर फर्स्ट खेलेंगे अब आप लोगों के साथ, और हमारे जूनियर्स बोल के हम थक गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होता है आपके जीवन में, इसलिए संभाल करके, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी? ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खेलों को उनमें उपयोग होने वाली गेंद की सबसे छोटी से सबसे बड़ी आकार के क्रम में लगाएं। Arrange these sports based on the size of the ball used in them from the smallest to the largest. All right? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. वॉलीबॉल, B. बास्केटबॉल, C. टेबल टेनिस या D. क्रिकेट। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है C. टेबल टेनिस, छोटा सा गेंद होता है व्हाइट रंग का। फिर आता है D. क्रिकेट, फिर आता है वॉलीबॉल और अंत में है B. बास्केटबॉल। ये है सही क्रम, C, D, A, B। देखते हैं आइए किन किन लोगों ने C, D, A, B में उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय बहुत बहुत बधाई आपको अनिरुद्ध। थैंक यू सर। समझो हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध साहू जी। ये 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और हैं भोपाल, यहाँ के हम जमाई राजा हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। और कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने पिताश्री को लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट अनिरुद्ध, आपने अपने करियर प्लान के बारे में क्या सोचा है? सर मेरा बचपन से ही जब मैं 6th और 5th क्लास में था तब से ही मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट रहा है, कोडिंग और AI ML में। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट अनिरुद्ध, अब आपके सामने खेल की शुरुआत करते हैं। रूल्स आपको पता है। और लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट अनिरुद्ध। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 पॉइंट्स, और ये एक इमेज प्रश्न है। ये रहा आपके सामने। इनमें से किस जानवर का मुख्य आहार चींटियां हैं? The main diet of which of these animals is ants? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन A, B, C and D। सर A तो एक बर्ड है, B एक शायद हाइना है, एंड D स्टारफिश है, एंड C भी कोई सा मेरे को एक लग रहा है जानवर, बट अच्छा चींटियों को जानवर का मुख्य आहार चींटियां हैं। अब मैं लाइफलाइन ले लूंगा ऑडियंस को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई। आपने देख लिया इनमें से किस जानवर का मुख्य आहार चींटियां हैं। इमेज आपके सामने है। इमेज ऑप्शन A, इमेज शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा 75% क्या करेंगे? एंटीटर का स्नाउट, स्टिकी टंग
और सामने के पंजे विशेष रूप से चींटी की पहाड़ियों को तोड़ने और उनको खाने के लिए ये डिजाइन किया हुआ है। आगे चलते हैं भाई साहब, दूसरा प्रश्न आ गया। पहले ही प्रश्न में आपने लाइफलाइन ले लिया, कोई बात नहीं। आ गया है दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट्स। रेडी अनिरुद्ध? ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर डेवलपर्स अपने कोड स्टोर और प्रबंधित कर सकते हैं? Which of these is an online platform aimed at developers to store and manage their code? Options: A, Tumblr, B, Wikipedia, C, Wired, D, GitHub. सर इसका मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसका आंसर है प्लीज लॉक ऑप्शन डी, GitHub। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न। 3000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक गोले के किस भाग को गोलार्ध कहा जाता है? A hemisphere comprises what portion of a sphere? Options: A, 1/4, B, 1/2, C, 2/3, या D, 3/4। 1/4, आधा, 2/3 या 3/4। तो जो हेमिस्फीयर होता है वो एक बाउल की तरह होता है एंड स्फीयर अपना एक कोई बॉल की तरह होता है। तो हेमिस्फीयर लाइक दो बॉल को हम ज्वाइन कर देंगे तो एक बॉल या एक स्फीयर बन जाएगा। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, 1/2। बी 1/2 पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑलराइट, चौथा आ गया है आपके सामने। इसका है मूल्य 5000 पॉइंट। चौथा प्रश्न आपके सामने अनुरुद्ध जी रहा। बिलीवर और वॉकिंग द वायर जैसे गानों वाले बैंड के नाम में कौन से का नाम आता है? What mythical creature appears in the name of the band with songs like Believer and Walking the Wire? Option A, Dragon, B, Chimera, C, Phoenix, या D, Unicorn? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ड्रैगन। ये ड्रैगन पे ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया आपने। सर ये इनका बैंड का नाम इमेजिन ड्रैगन्स है और ये मेरा एक फेवरेट बैंड भी है। मतलब मैं उनके बहुत ज़्यादा गाने सुनता हूँ। बैंड का नाम इमेजिन ड्रैगन्स। यस सर। ऑलराइट भाई साहब, आ गया है पांचवा प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है ये और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 10,000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। अनिरुद्ध, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि शतरंज के नोटेशन में केवल E4 लिखा हो तो किस मोहरे को चलाया गया है? Which chess piece has been moved if its notation reads just E4? ऑप्शन सुनिए। A, पॉन, B, बिशप, C, किंग, या D, क्वीन? प्यादा, ऊंट, राजा या रानी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, पॉन। ए, पॉन पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और पहला पड़ाव पार हो गया। 10,000 पॉइंट जीत गए। अब आ गया है छठा प्रश्न और ये है मूल्य 20,000 पॉइंट। कितनी बार बोला है जब बीच में हम गा रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं काहे को हुटर बजा देते हो, सुनता ही नहीं कोई। मान्यवर, हुटर बज गया, मतलब आज का खेल यही समाप्त करेंगे।